चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय RS सर में। आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय का चैप्टर नंबर 2 गणित का पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। अब आपको मालूम होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं ना पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो सबसे पहले आपको इसका चैप्टर 2 का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि क्या है, फिर आपसे सवाल मिनट में सेकंड में बनते जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर है संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर 2 में सीखेंगे कि संक्रियाएं होती क्या चीज है। तो ध्यान से देखना, तो इससे संबंधित कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से समझना, इससे संबंधित कुछ नियम है। तो लिखेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित, नोट करते चलिएगा, पूर्ण संख्याओं पर आधारित मुख्य नियम। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मुख्य नियम या कुछ नियम। अब ये नियम क्या होते हैं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत लिख लो इसे, मूलभूत नियम, मूलभूत नियम। अब ये नियम क्या होता है, ध्यान से देखना। चलिए, पहला नियम है आपका संवरक नियम। इधर ध्यान दीजिए, अब आवाज नहीं। पहला नियम क्या है, संवरक नियम। तो इसके अंदर भी दो नियम है, एक है आपका जोड़ का नियम और एक है आपका गुणा का नियम। तो ध्यान से देखना, मैं उदाहरण देते चलूंगा। जोड़ का नियम और एक है आपका गुणा का नियम। तो ये तो आप जो अभी तक कर रहे हो ना आसानी से, जो आप लोग कर रहे हो अभी तक, जितने भी गुणा भाग करते हो, जोड़ना घटाना, वो संवरक नियम के अंतर्गत आता है। जैसे देखना, मैं जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर 7 धन 3, या ऐसे समझो, हाँ चलो ऐसे रहने दो, 7 धन 3 बराबर कितना होगा, 10 होगा। अब गुणा करते किसी संख्या का, जैसे 5 गुणा 4, 5 कितना होगा, 20। तो देख लो, इधर जोड़ का नियम है, दिख रहे हैं ना भाई, और इधर गुणा का नियम है। तो ये कहलाता है संवरक नियम, जो अभी तक आप लोग कर रहे हैं वो। दूसरा नियम देखना, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, क्रम विनिमय नियम। देखते भी जाना, साथ में समझते भी जाना और नोट भी करते जाना भाई। क्रम विनिमय नियम, इसमें क्या होता है, क्रम बदलता है। अब इधर देख लो ध्यान से, जोड़ में क्या होगा, जोड़ का नियम में क्या होगा इसका, और गुणा का नियम में क्या होगा, जोड़ का नियम और गुणा का नियम में। तो ध्यान से देखना कैसे बनेगा क्रम विनिमय नियम। इधर देखिए आप लोग, पहले इसमें ऐसे लिखा हूं मैं, जैसे 6 + 7 कितना होगा, 13 होगा। चलो ऐसे लिखता हूँ, 6 + 7 कितना होगा, 13। अब इसके क्रम को मैं बदल रहा हूँ, किसको बदल रहा हूँ, क्रम को। तो 7 को मैं पहले लिख रहा हूँ और 6 को बाद में, तो भी क्या आएगा, तो ये कहलाता है क्रम विनिमय नियम। उसी प्रकार गुणा का नियम में है, जैसे आपने लिखा 3 गुणा 5 कितना होगा, 15 होगा। 3 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 15। अगर मैं इसके क्रम को बदल दूं, क्या कर दूं, 5 गुणा 3 करूं, तो भी आंसर कितना आएगा, 15 ही आएगा। यह है आपका क्रम विनिमय नियम। समझ में आ गया ना, क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया सबको। अभी और नियम बाकी है भाई, इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं साचर्य नियम। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, जोड़ का नियम और गुणा का नियम में। तो जोड़ का नियम, इधर ध्यान से देखिए आप लोग, मैं कुछ संख्या लिख रहा हूँ 3 प्लस, अब ब्रैकेट में लिख रहा है इसको 4 धन 5, एक ये हो गया, इतना मैं लिखता हूँ। इधर ध्यान से देखना, 3 + 4 + 5 बराबर, अब एक बार क्या करेंगे, ये दोनों संख्या ब्रैकेट में है, अब एक बार इन दोनों संख्या को ब्रैकेट में करेंगे। तो 3 धन 4 ये हो गया, इसके साथ ब्रैकेट में इसको बाहर करेंगे +5। अब दोनों को हल करो, आंसर क्या आएगा, सेम। करो देखो, इन ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखना, ये 3 ये प्लस 5 और 4 कितना होगा, 9। ध्यान से देखना, और 9 और 3 12, कितना आ गया, 12।
इधर भी देखना उतना ही आएगा। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे, तो 3 और 4 कितना है 7, और ये 5, 7 5 कितना होगा 12। तो देख लो ये कहलाता है साहचर्य नियम। क्या हुआ, अंक भले ही बदल गए, अंक वही था 3 4 5, लेकिन इसमें सबसे पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल किया जाता है, उसके बाद इधर का 3 और 4 को। तो ये क्रम कहलाता है साहचर्य नियम। अब गुणा के नियम में देखो, इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा में 5। इधर देखना ये रहा, इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, इधर ध्यान से देखना। अभी ये दोनों क्या है ब्रैकेट के अंदर है, अब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो 2 गुणा 3 को पहले लिखेंगे और 5 को ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ये कहलाता है साहचर्य नियम। अब गुणा कैसे करेंगे, इधर ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, ये आ गया इधर से। अब ब्रैकेट के अंदर वाला पहले गुणा करो, तो 2 तिया 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30। देख लीजिए दोनों साइड बराबर है, बस करने का तरीका अलग हो गया, यहाँ 15 दूनी 30 हुआ है, यहाँ 6 पंचे 30 हुआ है। ये ब्रैकेट वाले को पहले हल करना है, मतलब ये साहचर्य नियम वही बताता है। समझ में आ गया। अगला है आपका बंटन नियम। कौन सा, बंटन। बंटन नियम जिसको बोलते हैं वितरण नियम, वितरण नियम भी बोला जाता है बंटन नियम को, ठीक है, बंटन नियम या वितरण नियम। चलिए ध्यान से देखना अब इसको, बंटन नियम या वितरण नियम ये क्या होता है, इसमें कैसे बनता है सवाल। जोड़ के लिए देखना और गुणा के लिए देखना। बंटन नियम में तो गुणा का योग पर, इसमें क्या होगा, गुणा का योग पर नियम, और इधर होगा योग का गुणा पर। अब देखना ये क्या हो रहा है समझ में आ जाएगा। गुणा का योग पर, तो ध्यान से देखना भाई कैसे बनेगा गुणा का योग पर इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, गुणा का योग पर, जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 2 गुणा 3 धन 5, ये हो गया, ठीक है ना भाई। देख लो गुणा का योग पर बन रहे हैं ना, तो इसको देखो हल कैसे करेंगे। पहले इस 2 का गुणा 3 के साथ, तो कर दीजिए 2 गुणा 3 हो गया, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, इसी 2 का गुणा 5 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5। ये कहलाता है आपका बंटन नियम, ठीक है ना भाई, हो गया। इसी प्रकार इधर भी योग का गुणा पर, तो इसी को जस्ट ऐसे कर लेते हैं, 2 धन योग लिख रहे हैं, अब गुणा पर तो इसको लिख लेंगे 3 गुणा 4। ये देख लो योग का गुणा पर, तो सबसे पहले इसमें होगा क्या, ध्यान से देखना। इसमें कैसे होगा भाई, क्या ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लो 2 धन 3 और गुणे में क्या कर लीजिए 4। देख लो योग का गुणा पर, तो इस 4 का गुणा पहले इस 2 के साथ होगा, तो 2 गुणा 4, बीच में क्या है प्लस, अब 3 के साथ होगा 3 गुणा 4। ये कहलाता है आपका बंटन या वितरण नियम। ये है गुणा का योग पर, ये गुणा था उसके योग पर, और ये है योग का गुणा पर, ये है बंटन नियम। समझ में आ गया, समझ में आया ना। अब इस पर कुछ और बहुत सारे महत्वपूर्ण भी परिभाषाएं बची हुई है, उसको लिखेंगे। चलिए ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 धन 3 गुणा 4, इतना हो जाएगा। अब हम आगे देखने वाले हैं शून्य के गुण। शून्य जानते हो ना, ये 0, इसके गुण क्या क्या होता है पहले देख लेना। अगर किसी संख्या को, ये मान लो मैं 5 को अगर 0 के साथ जोड़ू तो आंसर क्या आएगा, मतलब क्या हो रहा है कि शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़िए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आंसर उतना ही आता है। समझ में आया ना भाई, ये हो गया जोड़ने पर। अगर किसी संख्या में शून्य को घटाइए तो आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा। 6 में अगर मैं 0 को घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि शून्य का क्या हो रहा है, गुण क्या बताता है कि अगर शून्य को किसी संख्या के साथ जोड़ो तो आंसर वही आता है, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
जोड़ो या घटाओ, आंसर क्या होता है, जिस संख्या में घटाते हैं वही संख्या आपको प्राप्त होती है। ये दोनों चीज समझ में आ गया। आगे देखिए गुणा और भाग। अगर आप किसी संख्या के साथ, ठीक है ना भाई, अगर आप किसी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। 3 का अगर किसी मतलब कोई भी संख्या हो, अगर आप उसका 0 के साथ गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जोड़ो या घटाओ तो वही संख्या प्राप्त होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर किसी संख्या है, जैसे मान लीजिए वो संख्या है 7, अगर आप इसे 0 से भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, गलत, 0 का टेबल ही नहीं होता, इस कारण इसका आंसर क्या होगा, अर्थहीन, अपरिभाषित, कोई आंसर नहीं आएगा, अर्थहीन होगा या अपरिभाषित बोल सकते हो, या तो इसका आंसर ऐसे बोल सकते हो अनंत, इनफाइनाइट, ये आएगा। 0 से अगर आप किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे, ऐसे है ये 7/0, मतलब आप 0 से 7 को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित, अर्थहीन या इनफाइनाइट आएगा आंसर। समझ में आ गया। ये था 0 के गुण, क्लियर हो गया। जोड़ने और घटाने पर कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता, आंसर उतना ही आता है। गुणा करने पर किसी संख्या के साथ अगर 0 का गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन किसी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिभाषित, अर्थहीन, इनफाइनाइट होता है। समझ में आ गया। यह है 0 के गुण। आगे देखना 1 के गुण। 1 के गुण, अब ये 1 का गुण क्या होता है, इधर ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है 1 के गुण में, या 1 के गुण को छोड़ो, इसको समझो, एक चीज को और देख लो, ये उतना महत्वपूर्ण है। किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। कितना आएगा, कल बताया था ना, किसी भी संख्या के घात में 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे आगे कि विभाज्यता क्या, चलिए आगे देखते हैं। चिन्हों का गुणा और चिन्हों का योग, और योग दोनों देखेंगे। देखो तो चिन्हों का, चिन्ह जानते हो ना, चिन्हों का जोड़ या योग बोल सकते हो, या चिन्हों का गुणा। अब कौन से चिन्ह ध्यान से देखना भाई, पहले इधर देखिए, लिखना बाद में। चिन्हों का जोड़ देखते हैं। जब आप प्लस और प्लस को जोड़ते हो तो आंसर क्या आता है, प्लस में ही आता है। प्लस और प्लस को जोड़ते हो तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। अगर आप प्लस और माइनस को जोड़ते हो तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। मतलब आंसर माइनस में नहीं आता, घटता है। अब वो चिन्ह के आपके संख्याओं पर डिपेंड करेगा कि आंसर प्लस में आ गया या माइनस में, लेकिन प्लस माइनस का योग क्या होता है, माइनस होता है, घटता है। मैं आपको पूरे उदाहरण से समझाऊंगा। आगे फिर क्या है, अगर आप माइनस और प्लस का योग करते हैं तो भी क्या होता है, माइनस ही होता है, घटता ही है। अगर आप माइनस और माइनस का योग करते हैं तो फिर क्या होता है, वह जुड़ता है, लेकिन आंसर माइनस में आता है। एक काम कीजिए, मैं सबका नीचे उदाहरण देते जा रहा हूं, या तो फिर बगल में दे रहा हूं। चिन्हों का गुणा नीचे देखेंगे, ध्यान से देखते जाना, ये सभी का एक एक उदाहरण देखते जाना, तब समझ में आएगा। चिन्हों का जोड़, अब ये प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो आंसर मतलब वो उसका क्या होता है, प्लस और प्लस का योग प्लस ही होता है। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। मैं लिखा हूं 5 + 3, तो देखो इसके सामने भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस को शो नहीं किया जाता, लिखा नहीं जाता है प्लस को। समझ में आ गया ना। 5 के सामने में भी प्लस है, ये वाला प्लस, 3 के सामने में भी प्लस है, उसको लिखते नहीं है, उसके अंदर है। अगर मान लो मैं संख्या लिखा हूं तो ये किसमें है, +7, इसके सामने में मतलब प्लस है। समझ में आ गया ना। तो प्लस ये वाला, प्लस का 5, प्लस का 3, और ये बीच वाला प्लस,
तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, तो कितना आएगा आंसर 8। समझ में आया पहला वाला। अब देखते हैं इसमें से एक प्लस एक माइनस, उनका योग हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर लिखता हूं मैं इसी उदाहरण को 5, ये वाला प्लस और इसकी जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 3। देखो इस बार क्या है, माइनस। और याद रखना कभी भी एक साथ दो चिन्ह मत लगाना, ब्रैकेट के अंदर रखना, वरना गड़बड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो कितना बनेगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। अगला वाला देखना, जब दोनों एक माइनस हो ये प्लस हो, ठीक है ना। अब ये भी देखना, बड़ी संख्या जो रहता है वही चिन्ह आंसर में लगता है। इसमें यह बताओ 5 बड़ा है कि 3, 5 बड़ा है ना, तो 5 के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, नहीं है मतलब है, तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस का 2 ही आएगा। अब इसमें देखना, जब माइनस और प्लस वाले को जोड़ते हो तो माइनस किया जाता है, मतलब वो क्या होता है, घटता ही है। तो इसको इस बार लेते हैं माइनस का 5 प्लस, और इसको क्या लेंगे 3। समझ में आ गया ना। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटता है। तो 5 में 3 को घटाओ, कितना आएगा 2। और बड़ी संख्या कौन है इसमें, और 5 में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का 2। समझ में आया ना। देख लो भाई बहुत फर्क है, इसमें +2 आया आंसर, इसमें -2 आया है। तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है वही आंसर में लगता है। अब देखना, जब माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो जुड़ता है, लेकिन आंसर माइनस में आता है। चलिए देखते हैं इसी को, ये रहा -5, ये बीच वाला प्लस, और इधर भी क्या रहेगा, माइनस का 3। समझ में आ गया ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 और 3 कितना होगा, 8, लेकिन आंसर किसमें आएगा, बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में, जो चिन्ह रहेगा वही, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 8। अब बताओ, उदाहरण से बता दिया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब देखेंगे चिन्हों का गुणा, ध्यान से देखना, उसके बाद फिर नोट करते रहना, पहले देख लो चिन्हों का गुणा। अब गुणा करेंगे चिन्हों का, तो कैसे होगा, ध्यान से देखना इधर। जब प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। जब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। जब माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अब देखना उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा, अब समझते जाना कैसे होगा, ध्यान से देखना बेटा इधर। चलो इसी में से कोई संख्या उठा लेते हैं, इसी संख्या को उठाते हैं, लेकिन इस बार गुणा होगा। तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा, 5 गुणा 3। यहां भी प्लस है, अगर कुछ नहीं लिखा है चिन्ह में, संख्या के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पर क्या है, प्लस मौजूद रहेगा। तो यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। 5 और 3 का गुणा करो तो कितना आएगा, 15। यहां भी प्लस है, लिखना नहीं है, प्लस को शो नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता, लेकिन प्लस वहां पर मौजूद होता है। समझ में आ गया ना। अब चलिए देखते हैं, एक प्लस और एक माइनस का गुणा करेंगे तो आंसर किस में आता है, माइनस में। अब ध्यान से देखिए, इसी को लेंगे, ये रहा 5 प्लस वाला है, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है ना भाई। ध्यान से देखना, ये उसका उदाहरण है सबका, ये सब क्या उनके एग्जाम्पल है, आपको समझाया गया है। चलो अब इसमें देखना, 5 गुणा, ये क्या है, माइनस, तो इसको लिख लो माइनस का 3। याद रखना कभी भी दो चिन्ह एक साथ मत लिखना, तो दूसरा चिन्ह को लिखेंगे किसमें, कोष्टक के अंदर। अब गुणा करो, 5 और 3 का गुणा कितना होगा, 15। लेकिन इधर प्लस है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो आंसर भी क्या आएगा, माइनस का 15। समझ में आ गया। अब देखिए माइनस और प्लस का गुणा, तो इसको इस बार माइनस करते हैं, तो ये -5 गुणा इसको करते हैं 3, ये प्लस है। अब देख लीजिए भैया, प्लस को लिखा नहीं जाता, रहता है वहां पर, क्लियर है। तो गुणा कीजिए, 5 दिया 15, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो आंसर किस में आएगा, माइनस का 15। अब देखो माइनस और माइनस का गुणा, तो ये दोनों रहेगा पूरा माइनस में, -5 गुणा -3। देख लो ये भी माइनस, ये भी माइनस, उनका क्या हो रहा है,
गुणा। तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस। और संख्या का गुणा करो, 5 दिया कितना हो जाएगा? और माइनस का गुणा प्लस, और प्लस को लिखा नहीं जाता, वो रहता है वहां पर। समझ में आ गया ना? प्लस को लिखा नहीं जाता। तो ये हो गया आपका चिन्हों का गुणा, ये हो गया चिन्हों का जोड़ या योग। बताओ ये समझ में आया ना? क्योंकि इसका पूरा सामने आपका यूज होने वाला है भाई। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चिन्हों का जोड़ क्या होता है, चिन्हों का गुणा क्या होता है, फिर आप नहीं बना पाएंगे। तो समझ में आ गया ये? और नहीं आया समझ में तो अच्छे से और वीडियो को देखना, बार बार रिवीजन करना इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर कुछ प्रश्न बनाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो नोट कर लीजिए इतना पहले आप लोग। इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो ध्यान से देखना कैसे इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 23 गुणा 17 गुणा 14 गुणा 2003 गुणा 21। चलो अब इसका गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा, मान लो इतना आंसर आया, तो इसका आपको अंतिम वाला अंक बताना है कि अंतिम संख्या कौन सा आएगा। इन सब का गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक यानी कि अंतिम संख्या बताना है, वही कहलाता है इकाई अंक। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए चलिए अब हम इसका करते हैं गुणा और इसका बताते हैं इकाई अंक क्या आएगा। इसका गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, तो ध्यान से देखना। हमको पूछा क्या इसका इकाई अंक, तो सबका इकाई अंक को पकड़ो। इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 4, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 1। अब इन सब का गुणा करो। देखो करना कैसे है, 3 सत्ते 21, 21 का फिर 1 को पकड़ो। हमको तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। समझ में आ रहा है ना? फिर 1 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 का 3 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा 12, और 12 डबल अंक हो गया ना। फिर इसका क्या करना, इकाई अंक को पकड़ना। अब 2 का 1 के साथ गुणा करना कितना आएगा 2, ये है इसका इकाई अंक। इन सब का गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट अंक क्या होगा 2 होगा, ये कहलाता है आपका इकाई अंक। समझ में आया? अब ये देखना, मैं आपको कुछ और तरीका बता रहा हूं, ये तो था अलग तरीका। इधर देखना, जैसे मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं, कौन सा वाला 25 गुणा 13 गुणा 17 गुणा 201 गुणा, और लिख देता हूं चलो 22 गुणा, चलो लिख देते हैं चलो 17 तो डबल हो गया, चलो इसको 27 कर देते हैं। इतना इसका गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा ये देखना, इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इकाई अंक में सबसे पहले जब भी कोई भी प्रश्न हो, 2 चीज देखना, कहीं पर आपको इकाई अंक में 5 दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? इससे पहले एक चीज इधर समझो, ध्यान से समझना जो चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल इधर देखो 1 3 5 7 9, ये कुछ संख्याएं दिख रही है आपको। ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अगर आप इनके साथ 5 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं? इन विषम संख्याओं के साथ, तो इनका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। देखो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, 7 पंचे 35 और 9 पंचे। इकाई अंक को देखो, लास्ट वाला अंक आपको क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है ना। तो किसका, अगर आप 5 के साथ विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है 5 आता है। तो इसमें देखना फट से, कहीं 5 दिख रहा है क्या इकाई अंक में? हाँ, इकाई अंक मतलब लास्ट वाला अंक। उसके बाद ये देखना इनमें से कोई संख्या दिख रहा है क्या, तो फिर आंसर क्या आएगा 5। और एक नियम और देखो, अभी अगर 5 के साथ, ठीक है ना, आप 2 का 4 का 6 का 8 का या 0 का, ठीक है ना, गुणा करोगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 0। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40 और 5 शून्य
इकाई अंक को देखो क्या रहा है, तो 5 का जब सम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। उसी प्रकार जब 5 का किसी विषम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आता है। अब इस प्रश्न पर नजर डालिए, ये दोनों चीज समझ में आ गए आप लोगों को। चलो ध्यान से देखते हैं, कहीं पर आपको इस प्रश्न में 5 दिख रहा है इकाई अंक में, ये रहा 5। उसके बाद देखो विषम संख्या तो है, कहीं कोई सम संख्या दिख रहा है क्या इकाई अंक में, देखो ये रहा सम संख्या। विषम को भूल जाओ, अभी जब सम संख्या दिखेगा ना तो विषम को भूल जाना, विषम का रोल खत्म हो जाएगा। बस इन दोनों का गुणा करो तो 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि 0 आया तो सबके साथ गुणा करके देख लेना, चाहे विषम अंक भी क्यों ना हो, आंसर हमेशा इकाई में लास्ट अंक में क्या आ जाएगा, 0 ही जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। हमको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक का बोला है मतलब सबका गुणा करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये कुछ तरीके हैं इस 5 को देखना, कहीं प्रश्न में 5 तो नहीं दिख रहा है और कहीं कोई सम संख्या ना दिख रहा है। अगर सम संख्या दिखे तो समझ जाना इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं कुछ और प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखना। चलिए इसका इकाई अंक चलो तो निकाल के बताओ क्या आएगा, इस नियम के अनुसार आप जैसे भी करो। चलो बताओ इकाई अंक, या तो आप एक एक अंक का गुणा करो लास्ट वाले इकाई अंक का तो आएगा, या तो आप जो आपको दिख रहा है नियम बताया उसके अनुसार बताइए। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, कैसे पता चल गया 5 आएगा, देखो आपको मैं बताऊं सबसे पहले कहीं भी देखना इकाई अंक में 5 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है 5 दिखा। इसके बाद पहले सम संख्या ढूंढ लेना इकाई में, तो इकाई में कहीं सम संख्या दिख रहा है क्या, मतलब 2 4 6 8 0 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है ना, तो फिर कैसी संख्याएं दिख रही है, विषम। तो 5 का अगर विषम संख्याओं के साथ गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5। इस तरीके से आप निकालेंगे इकाई अंक। ये तो गुणा का हो गया, अभी घात वाला आएगा, जोड़ना वाला आएगा, घटाना वाला आएगा, तब उन सब का देखना कैसे इकाई अंक निकाला जाता है। इतना नोट करना चाहोगे कि आगे बताऊं, तो आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है ना भाई, आगे देखना अब। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं घात का अगर इकाई अंक वाला ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। तो 93 की घात कितना लिखा है, 3, यानी कि 93 का करना है 3 बार गुणा, 93 गुणा 93 गुणा 93, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक को देखना है, किसको देखना है, इकाई अंक, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इकाई अंक। तो 3 इनके इकाई अंक का गुणा करो, 3 तिया 9 और इस 9 का गुणा 3 के साथ, तो 9 तिया 27, तो इकाई अंक इसका क्या आ गया, तो ये 7 आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया ना, ये है घात वाले को निकालने का तरीका। इधर देखो 4 की घात 2 यानी कि 4 गुणा 4, 7 की घात 2 मतलब 7 गुणा 7, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, यहाँ 3 बार है तो 3 बार लिखे थे। अब चलो करो गुणा, 4 चौक 16, 16 का क्या लिखेंगे 6, इसको रहने दो, इसको कर लो, 7 सत्ते 49, इसका इकाई अंक पकड़ो, इसका भी इकाई अंक पकड़ो, तो इसका इकाई अंक 6 और इसका 9, 6 निया 54, तो लास्ट में कितना आ गया 4, और तो कोई संख्या नहीं है अब हमारे पास गुणा करने के लिए, तो 4 क्या है इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना भाई। आगे देखो इसमें जब घात वाला हो तो इसको क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, इसको 4 गुणा 4 और इसको 5 गुणा 5। अब बताओ इसका क्या आएगा आंसर, इसका इकाई अंक क्या आएगा, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। कैसे देखो 5 कहीं पर दिख रहा है क्या, कहीं सम संख्या दिखा क्या, 5 चौक 20, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, और आपको लग रहा है कैसे होगा तो फिर कर लो ना, सभी के इकाई अंक को पकड़ो, ये है इकाई अंक, ये है ना, मतलब देखो करो, चलो 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पंचे 25, हो गया। इनका गुणा करो, 9 छक्के 54 और ये 25, इनके इकाई अंक 5 चौक 20,
तो आंसर क्या आएगा 0। ये तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये देखना कहीं 5 दिख रहा है क्या, हाँ, उसके साथ सम संख्या है क्या, हाँ, तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 0। ये अभी आपको तरीका बताया था। तो ये है आपका घात वाला तरीका। अब जरा जोड़ और घटाव वाला देख लें। चलिए ध्यान से देखना इधर, अगला प्रश्न। अब जोड़ने वाला देखते हैं। आवाज नहीं है भाई। चलो इसका मुझे इकाई अंक बताना आप लोग, और एक इधर दे रहा हूं घटाने वाला। चलो इनका इकाई अंक बताना है, तो चलो बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा और उसका इकाई अंक क्या आएगा। इसका इकाई अंक मतलब आपको सिर्फ इस वाले से मतलब होना चाहिए और जोड़ना है। तो 6 4 कितना होगा 10, 10 का 0 लिखूंगा, एक तो आगे चला जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आया 0। हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है। इसका कितना आएगा, देखो घटाना है, ये क्या 1 में से 9 घटेगा क्या, नहीं ना, तो ये पहले कैरी करेगा, तो ये उसको उधार देगा, तो कितना बनेगा 11। अब 11 में से 9 जाएगा, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं है, घटाना पूरा नहीं है, हमको इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से आपका देखो गुणा वाला, घात वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला, सबका आप इकाई अंक बता सकते हैं क्या आएगा। उम्मीद है इकाई अंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको। अगर डाउट होगा, मान लीजिए आपसे बुक से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, तो कमेंट में उस प्रश्न को लिख करके भेज दीजिएगा कि यह प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, तो फिर मैं आपका रिप्लाई करूंगा जब आप कमेंट में भेजेंगे तो। ठीक है, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए।